आप सबका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले 4 वीडियोस में मैंने आपको क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के अंतर्गत फिशर और कैम्ब्रिज की इक्वेशंस के बारे में बताया। आज हमारा टॉपिक है कीन्स थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस, यानी कि कीमत और मुद्रा का सिद्धांत। कीन्स का कीमत और मुद्रा का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कि मनी और प्राइस में क्या रिलेशनशिप कीन्स महोदय ने बताई। इसके पहले परंपरागत अर्थशास्त्रियों की क्या थ्योरी थी और कीन्स ने उसमें क्या चेंजेस किए या कीन्स उसमें क्या परिवर्तन लेकर के आए, इसको जानने से पहले जो है हम थोड़ा पीछे जाते हैं परंपरागत अर्थशास्त्रियों के बारे में। तो परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे या प्रतिष्ठित संप्रदाय से रिलेटेड थे, उन्होंने मनी और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताई, यानी कि 1 to 1 रिलेशनशिप बताई उन्होंने। और ये भी बताया कि जो परिवर्तन होता है वो अनुपात में होता है, प्रोपोर्शन में होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर कीमत मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाए या मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आनुपातिक संबंध है और उसके साथ साथ प्रत्यक्ष संबंध है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात की। दूसरी चीज, परंपरागत अर्थशास्त्री या प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्री जो है फुल एम्प्लॉयमेंट को लेके चलते थे, अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट अगर इकोनॉमी में है तो डिमांड की कोई कमी नहीं होगी, और डिमांड की कमी नहीं होगी तो मांग की कमी नहीं होगी, तो पूर्ति जो है वो, ये भी कहा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेगी। जैसा कि से का भी नियम है, बाजार का नियम है, से का बाजार का नियम, की पूर्ति अपनी मांग को स्वयं उत्पन्न कर लेती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण था। तो उन्होंने बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो रोजगार भी होगा, आय भी होगी, और इससे डिमांड को जो है डिमांड प्रभावित होती है, मांग बढ़ेगी, और इस प्रकार से मांग और पूर्ति जो है वो एक दूसरे से समायोजित हो जाएंगे। इसके बाद कीन्स महोदय ने जो परिवर्तन किया अपनी थ्योरी में मनी एंड प्राइस के रिलेशनशिप के बारे में, तो उनका भी जो प्रारंभिक दृष्टिकोण था, यानी कि जो प्रारंभिक दृष्टिकोण था वो कीमत स्तर के ही संबंध में था। कीमत का जो उन्होंने अध्ययन किया, मुद्रा का जो अध्ययन किया वो कीमत स्तर के संदर्भ में ही किया उन्होंने भी। और ये भी है कि कीन्स महोदय के जो विचार हैं वो समय समय पर परिवर्तित होते गए मुद्रा और कीमत के संबंध में। वो परिवर्तन उन्होंने अपने कई पुस्तकों में भी बताया कि किस तरीके से जो है मनी और प्राइस में रिलेशनशिप होती है। जैसे उन्होंने अब पहले बताया प्रारंभिक लेखों में कि मुद्रा का अध्ययन केवल उन्होंने कीमतों के संबंध में किया था, प्राइस के संबंध में किया था, यानी उसमें और किसी चीज को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद उनकी एक पुस्तक आई, ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स। ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स में उन्होंने कहा कि प्रबंधित चलनमान का समर्थन इसी आधार पर उन्होंने किया कि आंतरिक कीमतों में स्थिरता लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रबंधित चलनमान एक तरीके से कह सकते हो नियंत्रित रूप से मुद्रा का पूर्ति या मुद्रा को नियंत्रित करना, वो करके हम घरेलू कीमत स्तर में जो है स्थिरता को ला सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। जो स्फीति और संकुचन की स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसको हम रोक सकते हैं और कीमत को स्टेबल कर सकते हैं। तो ये उन्होंने अपनी किताब ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स के अंतर्गत बताया। 1930 में उनकी दूसरी एक किताब प्रकाशित हुई, ए ट्रीटीज ऑन मनी, जिसमें उन्होंने अपने जो मूल समीकरण दिए, जो उनकी बेसिक इक्वेशंस थी, उस समीकरणों में भी उन्होंने कीमत स्तर से संबंध स्थापित किया, यानी प्राइस लेवल से उसका रिलेशन स्थापित किया, जो इक्वेशंस उन्होंने दी। उसके बाद उनकी किताब आई 1936 में, जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें उन्होंने मुद्रा का संबंध जो है उत्पादन और रोजगार से स्थापित किया, यानी कि अब उन्होंने चेंज किया, यानी कि जैसा बताया गया कि कीन्स के विचार जो है मनी और प्राइस के संबंध को लेकर के बदलते रहे, उसी के अंतर्गत द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के अंतर्गत उन्होंने जो विचार दिया उसमें उन्होंने मुद्रा को संबंधित किया किससे, उत्पादन स्तर से और रोजगार के स्तर से, एम्प्लॉयमेंट लेवल और प्रोडक्शन लेवल से उन्होंने उसको संबंध स्थापित किया। तो ये 1936 में जो उनकी किताब प्रकाशित हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब थी और
इसके अंतर्गत उन्होंने काफ़ी चीज़ों को लिया, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट जो कि परंपरागत अर्थशास्त्री फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे, तो कीन्स महोदय ने उसमें बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति वैसे भी अगर देखा जाए तो किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को हम उस तरीके से समझते हैं कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी जो है वो शून्य हो, ऐसा नहीं देखने को मिलता। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में, प्रतिशत के रूप में 2 या 3 या 4, 5% के रूप में वो अनएम्प्लॉयमेंट हर इकोनॉमी में रहता है। इसके बावजूद अगर 4 to 5% अनएम्प्लॉयमेंट है तो भी हम उसको फुल एम्प्लॉयमेंट मानते हैं, ऐसा कि परंपरागत शास्त्रियों ने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात जो उन्होंने की थी। तो इनकी जो पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें उन्होंने 3 चीज के बारे में बताया, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, यानी कि रोजगार, ब्याज और मुद्रा, 3 चीजों को लेकर के उन्होंने रिलेशनशिप बताई और उसको उन्होंने इस मुद्रा का संबंध स्थापित किया उत्पादन और रोजगार से, प्रोडक्शन लेवल और एम्प्लॉयमेंट से। उसके बाद जो है उन्होंने ये बताया कि कीन्स के अनुसार मुद्रा जो परंपरागत शास्त्री मानते थे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में, यानी कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में एक तरीके से डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है और प्रोपोर्शन में होती है, अनुपात में होती है। उस चीज का उन्होंने आलोचना की परंपरागत शास्त्रियों की कि ऐसा नहीं है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में डायरेक्ट रिलेशनशिप इतनी भी डायरेक्ट नहीं है जितना कि परंपरागत अर्थशास्त्री मानते हैं, यानी कि उसके बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आती हैं जिसको कि हम ये मानते हैं कि इस तरीके से कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है और ना ही प्रोपोर्शन में होती, ना ही अनुपात में होती है। तो उस चीज को उन्होंने बताया कि ये जो परंपरागत शास्त्री बोलते थे कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध और अनुपातिक संबंध होता है, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। इसके बाद कीन्स महोदय की जो विचारधारा थी उसमें उन्होंने बोला कि कीमत का संबंध जो है उत्पादन लागत से है, यानी कि कीमत स्तर जो है उत्पादन लागत के द्वारा निर्धारित होता है, यानी उत्पादन लागत जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी वस्तु की कीमत में। और उत्पादन लागत इनपुट होता है, जैसे कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है आपकी, वो प्रोडक्शन फैक्टर्स के ऊपर, यानी कि जो आपकी उत्पादन के ऊपर जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे श्रम हो गया, भूमि हो गया और रेंट हो गया, लगान हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करती, प्रभावित करती हैं कीमत स्तर को, और उसके बाद कीमत स्तर को प्रभावित करती हैं। जब कॉस्ट बढ़ेगी, यानी कि इन प्रोडक्शन फैक्टर्स की कॉस्ट बढ़ेगी, इनपुट लेवल में जैसे रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, इनकी कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर लागत भी बढ़ेगी, और लागत जब बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी उसी अनुपात में, उसी रूप में बढ़ेगा। इस चीज को उन्होंने बताया। तो उत्पादन लागत जो है वो बहुत हद तक कीमत को निर्धारित करने का काम करती है। उसके बाद कीन्स महोदय जो है उन्होंने मुद्रा को 2 पार्ट में या 2 रूप में लिया, यानी M1 और M2, अलग अलग 2 रूपों में लिया, M1 और M2 के द्वारा उन्होंने व्यक्त किया। इस चीज के बारे में हम आपको अभी आगे बताएंगे, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम आपको आगे बताएंगे। कीन्स के अनुसार कीमतें 2 प्रकार की होती हैं, जैसा कि परंपरागत शास्त्री जो है वो व्यक्तिगत कीमत और सामान्य कीमत स्तर की बात करते थे। तो कीन्स ने बोला कि 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और सामान्य कीमत स्तर। तो परंपरागत शास्त्री मानते थे कि जो व्यक्तिगत कीमत स्तर होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित हो जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। और दूसरी तरफ उन्होंने जनरल प्राइस लेवल जो है वो मुद्रा की मात्रा और उसके चलन वेग, वेलोसिटी को लिया था उन्होंने, जिसको कि कीन्स कांस्टेंट मानते थे, वेलोसिटी को कांस्टेंट माना कीन्स ने। लेकिन परंपरागत शास्त्रियों ने टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी के अंतर्गत वेलोसिटी लेवल को भी लिया, और बहुत हद तक उन्होंने ये माना कि बहुत ज़्यादा काम तो वेलोसिटी कर देती है,
मुद्रा की मात्रा में अगर वेलोसिटी को इंक्लूड किया जाए तो वेलोसिटी काफ़ी हद तक बहुत काम कर देती है डिमांड और सप्लाई के बीच में। तो इस तरीके से उन्होंने दो कीमत स्तर लिए, व्यक्तिगत और सामान्य कीमत स्तर। तो व्यक्तिगत कीमत स्तर मैंने जैसे बताया आपको मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। सामान्य कीमत स्तर परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने बोला कि मुद्रा की मात्रा और उसके प्रचलन वेग या चलन वेग वेलोसिटी से द्वारा निर्धारित होता है। कीन्स ने इसमें क्या बताया, कीन्स ने इसमें जो चेंजेस किए, कीन्स ने जो बताया, उन्होंने बोला कि जो व्यक्तिगत कीमत स्तर है और जो जनरल प्राइस लेवल है, सामान्य कीमत स्तर है, तो सामान्य कीमत स्तर जो है वो एक एवरेज होता है जिसका व्यक्तिगत प्राइस लेवल का यानी कि इंडिविजुअल प्राइस लेवल का एक एवरेज है। इस रूप में उन्होंने देखा इस चीज को कि सामान्य कीमत स्तर जो है वो व्यक्तिगत कीमत स्तर का के द्वारा ही निर्धारित होता है, उसका कैलकुलेटिव रूप है। इस तरीके से उन्होंने बताया। तो ये चीज तय हुई कि व्यक्तिगत कीमत स्तर जो है वो जनरल प्राइस लेवल को डिटरमाइन करने में बहुत हद तक भूमिका अदा करता है। इस चीज को कीन्स मानते थे। इसके बाद परंपरागत अर्थशास्त्रियों के अनुसार व्यक्तिगत कीमत का निर्धारण जैसे कि मैंने बताया मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, और दूसरी तरफ जो है सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण जो है वो मुद्रा की मात्रा और उसकी वेलोसिटी के द्वारा होता है। अब इन्होंने बताया कि इसमें जो परिवर्तन है वो कैसे होते हैं। कीन्स महोदय ये लेके चले कि किस तरीके से परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी चीजें उसमें और रिलेटेड हैं। मनी एंड प्राइस लेवल के बीच में जो है जो संबंध है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि उन्होंने एलास्टिसिटी को लिया, दूसरी तरफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस को लिया, तरलता पसंदगी की बात की, और एक महत्वपूर्ण चीज थी वो था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि फिशर का जो समीकरण है, फिशर की जो इक्वेशन है, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं लिया गया, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का जो समीकरण है, इक्वेशंस है, उसमें लास्ट में कीन्स महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया या समीकरण दिया उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की उन्होंने बात की कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत हद तक मैटर करता है किसको, कीमत स्तर और क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में रिलेशनशिप को और वैल्यू ऑफ मनी के रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। तो इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और एलास्टिसिटी लेवल जो है वो काफी हद तक महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके अंतर्गत, मनी एंड प्राइस के अंतर्गत। एलास्टिसिटी जैसे हम पढ़ते हैं मांग की लोच, यानी कि जिस तरीके से एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसी तरीके से कीमत स्तर निर्धारित होता है। अगर एलास्टिसिटी ज्यादा होगी, लोचशीलता ज्यादा होगी, तो जरा सा भी कीमत में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो निश्चित तौर पे मांग कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा एलास्टिसिटी अगर ज्यादा है, और एलास्टिसिटी कम है तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव जो है दूसरा पड़ेगा। तो इस तरीके से एलास्टिसिटी जो है वो बहुत हद तक मैटर करती है, और किस तरीके से मुद्रा की पूर्ति में या डिमांड फॉर मनी जिसकी बात की गई उसके अंतर्गत इलास्टिसिटी लेवल क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी डिटरमाइन करेगा। यानी कि लिक्विड प्रेफरेंस जो है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज़्यादा है तो हम कितनी मात्रा या मुद्रा की मात्रा अपने पास तरलता के रूप में रखेंगे। जैसा कि कैम्ब्रिज इक्वेशंस में बताया गया, नगद की बात की गई, नगद शेष की, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है कि लोग अपने पास तरलता के रूप में यानी नगद के रूप में, कैश के फॉर्म में कितना पैसा रखना चाहती है। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी मैटर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई और इलास्टिसिटी, तीन चीज ये काउंट करती हैं। इस चीज को इन्होंने एक टेबल के द्वारा कीन्स महोदय ने बताया कि किस तरीके से कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में रिलेशन है। जैसा कि परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने क्या माना था कि डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, कीन्स ने इसका विरोध किया और आलोचना की। उन्होंने बताया कि इतना डायरेक्ट नहीं जितना कि परंपरागत अर्थशास्त्री मानते थे। और वो कैसे, उन्होंने बताया कि एक तरीके से मनी और प्राइस लेवल में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इतना प्रत्यक्ष संबंध नहीं। उसको इस चार्ट के द्वारा, एक टेबल के द्वारा हम आपको बता सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, वो परिवर्तन जो किसी भी रूप में हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। मुद्रा की मात्रा यानी कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अगर सप्लाई ऑफ मनी को हम यहाँ मान लेते हैं कि बढ़ी है तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, कम।
ब्याज की दर कम होगी तो मनी एंड सप्लाई अगर बढ़ी है तो ब्याज की दर कम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग जो है पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे, ठीक, निवेश में उसका उपयोग ज्यादा करेंगे। इसको आगे हम बताएंगे क्यों ऐसा होता है। यानी कि विनियोग की मात्रा जो है वो भी बढ़ेगी। अब जब विनियोग बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे जैसा कि उनका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के अंतर्गत उन्होंने उत्पादन और रोजगार के साथ संबंध स्थापित किया था, तो ये चीज है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो विनियोग के लिए मांग ज्यादा होगी मुद्रा की, और जब विनियोग के लिए मुद्रा की मांग ज्यादा होगी तो आय का स्तर भी बढ़ेगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज होगा। ये सारी चीजें बढ़ेंगी। उसके बाद क्या होगा, जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे इन सारी चीजों को लेने के लिए जो है कॉस्ट भी बढ़ेगी, उत्पत्ति की लागत भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ती है तो निश्चित तौर पे कीमत में वृद्धि होगी, तो कीमतों में भी परिवर्तन उसी अनुपात में होगा। तो इस चार्ट द्वारा ये बताया गया कि मुद्रा की मात्रा में जब परिवर्तन होता है तो ब्याज में भी परिवर्तन होता है, विनियोग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है, आय और रोजगार उत्पत्ति के स्तर में भी परिवर्तन होता है, और उत्पत्ति की लागत में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद हम कीमत स्तर में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जितना कि माना गया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है उतना डायरेक्ट नहीं है। यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने के बीच में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। यहाँ पे इन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है अन्य चीजों को, और ऐसा नहीं कि इलास्टिसिटी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस की जो मैंने बात की वो इसमें नहीं है, क्योंकि ब्याज दर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अपने आप में जो है इन सारी चीजों से डिटरमाइन होता है। ठीक, अगर मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है तो ब्याज दर कम होगी, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलेगा और आप उसको इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि ब्याज दर अगर कम होगी तो लोग क्या करेंगे, पैसा लेकर के उसको मार्केट में लगा करके गेन कमाने की कोशिश करेंगे, एक तरीके से गेम खेलेंगे। तो इस चीज की बात की। तो ये कॉन्सेप्ट कि मुद्रा की पूर्ति में अगर वृद्धि होती है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो कम हो जाता है और विनियोग की मांग बढ़ जाती है। ठीक, दूसरी तरफ हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं जो कि कीन्स ने लिया, जैसा कि बताया लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इलास्टिसिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीन चीजें तो है ही हैं। इसके साथ साथ दो चीजें हैं, MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। ठीक, यानी कि पूंजी की सीमांत दक्षता और उपभोग का जो उपभोग का स्तर है, यानी कि हमारी जो उपभोग का स्तर है वो क्या है, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या, मार्जिन सीमांत, इस चीज के बारे में बताया। ये दो चीजें जो है ये बहुत हद तक रिलेट हैं या मैटर करती हैं इस मनी और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन करने में। तो अब MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे आते हैं। तो ये चीज जैसे मैंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अगर अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो, स्थिर हो, तो विनियोग के लिए मांग बढ़ेगी, और विनियोग के लिए जब मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल में वृद्धि होगी, और ये सारी चीजें जब बढ़ेंगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा। तो ये चीज MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बात की गई, यानी कि अगर वो अपरिवर्तित है। अब आगे चल के हम आपको बताएंगे अगर इसमें परिवर्तन होता है तो क्या होता है, यानी कि उस चीज पे भी, बिंदु पे भी, जैसा कि बताया गया कि मनी और प्राइस के बीच में जो प्रत्यक्ष संबंध है उसको जो बताया गया परंपरागत शास्त्रियों में वो इतना प्रत्यक्ष नहीं है। जरूरी नहीं है कि मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ रही हो तो कीमत स्तर जो है उसी अनुपात में बढ़ जाए या बढ़े ही, ये भी आगे चल के बताओ। और चीजें डिटरमाइन करती हैं आपकी MEC और MPC के द्वारा, यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो मार्जिनल एफिशिएंसी लेवल अगर घट जाता है तो लोग उसके बाद भी इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि लोग किस लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट के लिए। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अगर कम है तो वो प्रॉफिट उनको मिलेगा नहीं, तो निश्चित तौर पे आय भी नहीं बढ़ेगी, रोजगार भी नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन लेवल भी नहीं बढ़ेगा,
तो निश्चित तौर पे कीमत पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इस चीज को बताया गया। तो ये जो चीजें हैं ये चीज को बताती है कि मनी एंड प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। किसने बताया? कीन्स ने, कि किस तरीके से तय होगा कि कीमत स्तर किस रूप में बढ़ेगा या घटेगा मुद्रा की मात्रा के घटने और बढ़ने से। और ये पता लगाना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आदमी की साइकोलॉजी या मानसिक स्तर पे भी डिपेंड करती हैं। इन चीजों को भी हम मान के चलते हैं। तो इस चार्ट के द्वारा जो बताया गया, इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसा कि परंपरागत शास्त्री बताते थे, सप्लाई ऑफ मनी यानी मुद्रा की पूर्ति वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो प्राइस लेवल को बढ़ाता है। बस यहाँ तक उन्होंने लिया, यानी एक मुद्रा की पूर्ति जो है वो संपूर्ण मांग को बढ़ा देगी, और संपूर्ण मांग अगर है तो वो कीमत स्तर को उसी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी। अब कीन्स महोदय ने उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की। तो उसमें क्या बताया उन्होंने कि सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ती है, जैसा कि बताया गया, मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? वो कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है, यानी कि निवेश के लिए मांग जो है वो बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अब ये डिमांड जो बढ़ती है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ये दो चीजों को प्रभावित करती है। एक तो इनकम लेवल को या आउटपुट लेवल को, और दूसरा है प्राइस लेवल को। यानी कि प्राइस लेवल भी उसी रूप में होगा परिवर्तित, जिस रूप में इन्वेस्टमेंट डिमांड में परिवर्तन होगा। अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होगी तो प्राइस लेवल में भी वही प्रभाव पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर बढ़ती है, निवेश बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे इनकम लेवल भी इंक्रीज होगा और प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा। तो ये चीज उन्होंने बताने का प्रयास किया। एमईसी और एमपीसी के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, एमईसी जो है, जैसे बताया मैंने आपको, एमईसी क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की सीमांत दक्षता अगर कम हो जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है और मुद्रा की मात्रा बढ़ी है, ठीक, लेकिन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत दक्षता अगर कम है तो कीमतों पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक। और ना तो रोजगार बढ़ेगा, ना तो आपका जो है कॉस्ट बढ़ेगी। इस तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की। अब एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, एमपीसी जिसको कहा गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? आय के ऊपर। अब यहाँ पे उनकी जो डिमांड्स हैं अगर वो कम है तो एक्सपेंडिचर लेवल कम हो जाएगा, व्यय कम होगा क्योंकि मांग कम है। तो अगर व्यय कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पे लोग जब खर्च नहीं करेंगे तो कीमतों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का लेवल क्या है, यानी कि आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, ज्यादा है कि कम है। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसी तरीके से कीमत में परिवर्तन होगा। इस चीज को उन्होंने बताया। वे अगर कम होंगे लोगों के तो निश्चित तौर पे कीमतें नहीं बढ़ेंगी और ये प्रभाव नहीं पड़ेगा कीमत के ऊपर। ये चीज को बताने का प्रयास किया। अब वह जो है वो डिपेंड करता है 2-3 चीजों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बताया गया, आपकी मुद्रा की पूर्ति क्या है, उसके साथ साथ क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है आपकी, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, उसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये सारी चीजें जो है डिटरमाइन करती है एमपीसी को, किस तरीके से वो बदलेगा और किस तरीके से वो अफेक्ट करेगा कीमत को। तो ये चीजें थी जिसके बारे में बताया गया कि ये कीमत और मुद्रा की मात्रा में क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि मुद्रा को केन्स ने 2 भाग में बांटा है, M1 और M2। तो M1 और M2 की बात जो की है उसको हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि परंपरागत शास्त्रियों ने बताया था कि डिमांड फॉर मनी किस लिए होती है, फिशर की इक्वेशन बताती है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। इसको कीन्स ने मोटिव कहा। दूसरी तरफ प्रिकॉशनरी मोटिव,
थी जिसको कि कीन्स ने बताया, कीन्स ने इंक्लूड किया इसमें, वो था स्पेकुलेटिव मोटिव। अब जैसा कि फिशर की इक्वेशन में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंतर्गत हमने पढ़ा, तो डिमांड फॉर मनी किस लिए होती है? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देन के लिए, तो वो चीज ली। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है कि जो व्यक्ति आय प्राप्त करता है, जो उसकी इनकम होती है, उसका कुछ भाग जो है वो प्रिकॉशनरी रूप में रखता है, यानी कि विषम परिस्थितियों में ऐसा कभी कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाए, इस चीज के रूप में वो कुछ प्रिकॉशन के रूप में अपने पास पैसा रखता है। थर्ड चीज जो है वह स्पेकुलेटिव मोटिव है, जिसको कि अर्थशास्त्र में सट्टा उद्देश्य कहा गया है। स्पेकुलेटिव मोटिव वो है, जैसे कि इसको कीन्स ने रिलेट किया बॉन्ड मार्केट से। अब जैसा कि स्पेकुलेटिव मोटिव के अंतर्गत उन्होंने बताया कि लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके जो है, यानी कि सट्टे के रूप में या गेम खेल करके जो है गेन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, बेनिफिट के रूप में उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बॉन्ड को लिया, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे गेन प्राप्त करेंगे, तो ये एक स्पेकुलेटिव मोटिव है। और यही स्पेकुलेटिव मोटिव जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है कीन्स के मनी और प्राइस के लेवल को मेंटेन करने में, या उसके लेवल में क्या संबंध है उसको बताने में। तो स्पेकुलेटिव मोटिव जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ M1 और M2 की जो बात की गई थी, तो M1 जो वो पार्ट है जो कि ये पहले दो चीज बताई गई आपको, ट्रांजैक्शन मोटिव है, प्रिकॉशनरी मोटिव, ये जो है ये M1 है। ये आपके इनकम लेवल से तय होते हैं कि आप कितना ट्रांजैक्शन के लिए रखेंगे और कितना प्रिकॉशन के लिए रखेंगे। स्पेकुलेटिव मोटिव जो होता है वो डिपेंड करता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, कि आप कितना पैसा मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए लगा रहे हो, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट कम करोगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और पैसा आपको बहुत महंगे उस पर मिलेगा, इसलिए आप उसको कम करोगे। तो ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और फिर दूसरी चीज़, उस मार्केट के रेट ऑफ उस चीज़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है जो चीज़ जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये स्पेकुलेटिव मोटिव जिसको कि कीन्स लेके चले, और उन्होंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है स्पेकुलेटिव मोटिव। इसी को कीन्स ने M2 कहा। तो ये था M1 और M2 में अंतर था, जो कि आप बताया कि इन्होंने मुद्रा को कीन्स ने अलग अलग M1 और M2 के द्वारा व्यक्त किया है। M2 का निर्धारण ब्याज दर द्वारा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा होता है, किसका? M2 का निर्धारण। तो ये चीज जो लेके आए कीन्स, तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि मनी एंड प्राइजेस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इतनी डायरेक्ट नहीं जितना कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट या प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्री मानते थे। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो इस चीज को अफेक्ट करती हैं कि मनी जो है, मनी लेवल जो है प्राइस लेवल को किस तरीके से प्रभावित करेगा, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो मुद्रा की मात्रा में किस रूप में या कैसे परिवर्तन करेगी। तो ये चीजें जो बताई उन्होंने इसके संदर्भ में, तो इसमें इस चीज़ों को इंक्लूड किया। जैसे कि रिपीट कर देता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसको? मनी और प्राइस के रिलेशनशिप को, जैसे कि इलास्टिसिटी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम। ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो किसको? मनी और प्राइस के रिलेशनशिप को बताती हैं कि क्या रिलेशनशिप होगी। ठीक, तो ये मैंने आपको आज बताया कीन्सियन थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस। अब मैं इसमें आगे आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।